जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 1 में बच्चों अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, जिसके लेक्चर नंबर 3 में बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आपने आगे 2 लेक्चर में देखे उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हर एक प्रिंसिपल्स का आपको एग्जांपल दिया होगा, जिसके आधार पर बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एग्जांपल के अंदर है ट्रांजेक्शन में कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल कनेक्टेड है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बच्चों। ये लेक्चर में से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों हम एग्जांपल के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टेकिंग शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन का हेडिंग कैसे होगा बच्चों वो देख लीजिए। स्टेट द नेम ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, concept or convention with which the following statements or situations are associated। नीचे दिए गए क्वेश्चन में बच्चों कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट या स्टेटमेंट सिचुएशंस को कनेक्ट करता है वो आपको आंसर में बताना है। कैसे बच्चों? तो अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, रेवेन्यू एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आर शोन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। जनरली बच्चों कोई भी एक्सपेंसेस हमने एडवांस पेमेंट किया हो जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला हो वो बैलेंस शीट में असेट साइड लिखा जाता है। अब इसके साथ कौन सा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ बच्चों आंसर में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बच्चों इससे रिलेटेड है। रेवेन्यू एक्सपेंस पेड इन एडवांस आर shown on the balance sheet asset side of balance sheet। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के कारण बच्चों जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला हो वो एक्सपेंसेस बिजनेस सालों साल चलने वाला है ऐसा समझ के उसको लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सेकंड समझते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, सेमी फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस इज valued at cost incurred thereon and not at their realizable value। यानी सेमी फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस एक प्रकार का स्टॉक है बच्चों, उसको हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिखा जाता है कि नहीं कि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू पे। अब इसमें देखते हैं बच्चों कौन सा कंसेप्ट कनेक्टेड है। आंसर में देखते हैं अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। यस, हमें पता है बच्चों बिजनेस सालों साल चलने वाला है तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। सेमी फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट कॉस्ट incurred thereon and not at their realizable value। तो दोनों क्वेश्चन के अंदर बच्चों गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इसमें कनेक्टेड है ऐसा कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रीपेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों हर साल के अंत में यानी अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर के आधार पे प्रिपेयर होता है। इसमें बच्चों कौन सा कॉन्सेप्ट कनेक्टेड है आंसर में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड, इसमें बच्चों दोनों कह सकते हैं कारण साल के अंत में जो पीरियड होता है उसे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है या सालों साल बिजनेस चलने वाला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये दोनों में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट आप आंसर में लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो बच्चों आपको सिंपल कॉन्सेप्ट का नाम लिखना है और फिर ऊपर जो क्वेश्चन में जो सेंटेंस है उसको फिर से फॉलो करोगे तो चलेगा। तो तीनों क्वेश्चन में बदलो समझ लो। सबसे पहले आपने एडवांस एक्सपेंसेस पेमेंट किया, दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सालों साल बिजनेस चलने वाला है। सेमी फिनिश गुड वर्क इन प्रोग्रेस भी उसका फ्यूचर में यूज करने वाले हो बच्चों, उसकी हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखनी चाहिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और थर्ड क्वेश्चन बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाए जाते हैं, इसको भी सालों साल बिजनेस चलने वाला है, एवरी ईयर बिजनेस का एंडिंग में अकाउंट बनाया जाता है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है ऐसा कह सकते हैं। Now we are taking another question। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। If depreciation is provided by straight line method in a year, the same method should be followed consistently every year। अब बच्चों क्वेश्चन के अंदर ही आपको दिख रहा है कि एवरी ईयर स्टॉक की मेथड कंसिस्टेंट बेस पे रहनी चाहिए, तो इसके अंदर बच्चों कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं ऐसा कह सकते हैं। आंसर में according to consistency concept, if depreciation is provided by straight line method in a year, the same method should be followed consistently। तो बच्चों एवरी ईयर कंसिस्टेंटली वर्ड आया तो उसके ऊपर से भी याद रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट।
क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसानी से बच्चों आप क्वेश्चन समझ रहे हो और आंसर दे रहे हो ऐसी आशा रख रहा हूँ। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और स्टॉक वैल्यूएशन शुड बी अवॉइडेड। तो बच्चों जनरली डेप्रिसिएशन और स्टॉक के मेथड में चेंजेस नहीं करना चाहिए। तो आंसर में बच्चों इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, frequent changes in the method of depreciation और स्टॉक वैल्यूएशन शुड बी अवॉइडेड। तो बच्चों दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम ही है कि मेथड बदलनी नहीं चाहिए ड्यू टू कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। 6 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, नो अकाउंटिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड फॉर डेथ ऑफ अ की एम्प्लॉई ऑफ द फर्म इवन इफ इट इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट अफेक्टिंग बिजनेस। अब बच्चों जब कोई बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट या वेल नोन एम्प्लॉय हो जिसकी डेथ हो गई हो, बहुत ही स्किल्ड हो उसके अंदर बच्चों, पर ये जो एम्प्लॉय की डेथ है उसे हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। तो इसके अंदर बच्चों आंसर में आएगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आंसर में पढ़ते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, नो अकाउंटिंग एंट्री is recorded for death of a key employee of the firm even if it is an important event affecting business। तो बच्चों एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए, पर उसका मेजरमेंट डेथ का मनी में नहीं हो सकता है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बिजनेस। तो आप देख सकते हो बच्चों ये स्लाइड के अंदर हमने कंसिस्टेंसी में 2 इजी पॉइंट देखे और मनी मेजरमेंट भी बहुत इजी है। तो तीनों क्वेश्चन को बच्चों याद रखना, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नाउ वी आर टेकिंग अनदर क्वेश्चन, when partner of a partnership firm withdraws any amount from the firm, the partnership firm will debit this amount to partners drawings account। जब भी बच्चों बिजनेस का पार्टनर बिजनेस में से कुछ अमाउंट या आइटम विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट किया जाता है। इसके पीछे आएगा बच्चों एंटिटी कॉन्सेप्ट। हमें पता है बिजनेस का ऑनर और बिजनेस दोनों को अलग एंटिटी दिया गया है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, when a partner of a partnership firm withdraws any amount from the firm, the partnership firm will debit this amount टू पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों जब भी पार्टनर विड्रॉ करें तो आपको कॉन्सेप्ट का नाम लिखना है और पूरा सेंटेंस ऊपर का कॉपी करके लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ सप्लायर, द परचेज शुड बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स इमीडिएटली। जब भी बच्चों गुड्स क्रेडिट में परचेज किया जाता है उसे इमीडिएटली हमें अकाउंट्स में लिखना चाहिए, इवन दो कैश इज नॉट येट पेड फॉर सच परचेज एज द अमाउंट बिकम्स पेएबल वंस द गुड्स आर परचेज्ड। ये पूरा पैराग्राफ बच्चों हमें ऐसा समझा रहा है कि जब भी हमने कोई सप्लायर के पास से क्रेडिट में गुड्स खरीदा हो बच्चों उसे हमें तुरंत अकाउंट में लिखना चाहिए, फिर भले हमने पेमेंट कैश में लेट किया हो या फ्यूचर में करने वाले हो। तो ये रिलेटेड है बच्चों अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट में बच्चों कैश रिसीव हुआ है ना, वो ट्रांजेक्शन हो गया हो बच्चों तो उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। When goods are purchased on credit from a supplier, the purchase should be recorded in accounts immediately, even though cash is not yet paid for such purchase, as the amount becomes payable on the goods are purchased। यानी पैसे रिसीव होना और रिसीव हो बच्चों ट्रांजैक्शन जनरेट हो गया हो तो हमें उसको अक्रूवल कॉन्सेप्ट के आधार पे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। Now we are taking question number 9, in absence of any contrary information, life of the business is assumed to be indefinite or for a very long period, and hence such life is divided into convenient accounting period to ascertain performance and position of entity at the end of each such accounting period।
तो पूरा पैराग्राफ हमें ऐसा बता रहा है बच्चों, जब भी आपके पास कोई इसमें कॉन्ट्रारी इन्फॉर्मेशन हो तो बिजनेस की लाइफ लॉन्ग है ऐसी धारणा करनी है, उसको अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में बांटा जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन के ऊपर से ही पता चल रहा है हमें, इसके अंदर कनेक्टेड है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड बच्चों यहाँ यूज किया गया है। इन एब्सेंस ऑफ एनी contrary information, life of the business is assumed to be indefinite or for a very long period। तो बच्चों खाली आपको इसमें से अकाउंटिंग पीरियड वर्ड से समझ लेना है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, और फिर सेंटेंस को लिख लेना है बच्चों। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन द मेथड ऑफ स्टॉक, inventory valuation and its impact should be disclosed in financial statements। जनरली बच्चों हमें स्टॉक की मेथड्स को चेंज नहीं करना चाहिए, पर अगर बच्चों चेंज करो तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना चाहिए, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना चाहिए। तो ये जो बच्चों ट्रांजेक्शन है वो रिलेटेड है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, information about the change in the methods of stock or inventory valuation and its impact should be disclosed। तो बच्चों ये मेजर चेंज है तो फाइनेंस स्टेटमेंट में इसको डिस्क्लोज करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 11, any item of income or expenditure which does not exceed 1% of the revenue from operations or rupees 1 lakh, whichever is higher is not required to be shown separately in statement of profit and loss of a company unless specifically required अदरवाइज। यानी बच्चों बिजनेस का जो भी ऑपरेशन इनकम है वो 1% से ज्यादा हो या फिर 1 लाख रुपए हो, उससे कम हो बच्चों तो उसे सेपरेटली फाइनेंस स्टेटमेंट में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बच्चों मेन कॉन्सेप्ट कनेक्टेड है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बच्चों 1 लाख से कम इनकम हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल से उसे शो नहीं करना चाहिए। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट वर्ड लिख के बच्चों आप देख सकते हो पूरा सेंटेंस कॉपी टू कॉपी आपको लिख देना है। अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर व्हिच डज नॉट एक्सीड 1% ऑफ द रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी इनकम का 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए या फिर 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन में उसको P&L अकाउंट में सेपरेटली दिखाना जरूरी नहीं है। इन शॉर्ट बच्चों तुम्हारे कॉन्सेप्ट लखीन પછી सेंटेंस कॉपी कर लेવાનું છે। नेक्स्ट है बच्चों 12 नंबर, इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एंड इट्स इम्पैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंस स्टेटमेंट। बच्चों कोई भी मेथड चेंज करते हो आप डेप्रिसिएशन की तो वो फाइनेंस स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज करनी चाहिए। तो इसमें रिलेटेड बच्चों अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए। इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एंड इट्स इम्पैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बच्चों ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खास ध्यान रखना बच्चों। सेंटेंस लंबा है पर आंसर में खाली आपको 2 ही पॉइंट है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और फुल डिस्क्लोजर आपने मेथड चेंज की इसलिए डिस्क्लोज करना चाहिए। नाउ वी आर टेकिंग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, provision for discount reserve on debtor is made in the accounts but provision for discount reserve on creditor is not usually made in the account। यहाँ बच्चों डेटर के सामने जो फ्यूचर में लॉस होने वाला हो ऐसे डिस्काउंट पैसे देने वाले हो तो वो एक्सपेंसेस है बच्चों, उसके लिए प्रोविजन करनी चाहिए। क्रेडिटर में डिस्काउंट देने वाला वो हमारी इनकम है उसको इग्नोर करना चाहिए। तो इसमें रिलेटेड है बच्चों अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कह सकते हैं बच्चों। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर इज मेड इन द अकाउंट्स बट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर इज
नॉट यूजुअली मेड इन द अकाउंट्स, यानी बच्चों संभवित लॉस हो तो उसे ध्यान में रखो, एक्सपेंसेस को ध्यान में रखो, संभवित इनकम को इग्नोर करो, ऐसा कह सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, प्रोविजन फॉर लॉस ऑन थेफ्ट ऑफ अनइंश्योर्ड मशीनरी, कोई बच्चों मशीनरी इंश्योर वाली नहीं थी, उसमें चोरी हुई, विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको बच्चों अकाउंट में लिखना चाहिए। सून आफ्टर द थेफ्ट इवन इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी ऑफ दिस मशीन्स इफ पुलिस कैच द थीफ, अगर बच्चों पुलिस चोर को पकड़ ले, मशीनरी मिल जाए तो भी उसको ध्यान में नहीं लेना चाहिए। दैट मीन्स जो मशीनरी चोरी हुई है उसका लॉस लिखना चाहिए, वो रिसीव होगा वो ध्यान में नहीं लेना चाहिए। इसमें भी बच्चों ऐसा कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, provision for loss of the theft of uninsured machinery will be made in the books of accounts soon after the theft even if there is a possibility of recovery of this machine if police catch the thief, यानी बच्चों पुलिस चोर को ढूंढ ले, मशीन मिल जाए तो भी फ्यूचर लॉस है, उसको ध्यान में रख के बच्चों लॉस को लिख लेना चाहिए फ्यूचर में और प्रेजेंट में। फ्यूचर में मशीन रिसीव हो तो उसको ध्यान में अभी नहीं लेना चाहिए। दोनों में बच्चों प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ऐसा कह सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 15, ये बच्चों बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको तुरंत समझ आ जाएगा। अनिल परचेज्ड अ शॉप फ्रॉम बीमल फॉर ₹10 lakhs, अनिल ने बच्चों बीमल के पास से 10 लाख रुपए में शॉप खरीदी। अनिल फील्स दैट he has got a very good bargain and he would have paid even ₹20 lakhs for these shops, अनिल को बच्चों ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत ही अच्छा बार्गेन किया है, 20 लाख की शॉप उसको 10 लाख में मिल गई। As he felt that this shop is at a prime location, on the other hand Bimal feels that this shop is very unlucky from him and he would have sold even for ₹5 lakhs, और बीमल को ऐसा लग रहा है बच्चों कि उसको 5 लाख में भी ये शॉप बेच देनी चाहिए। Because of these perceptions, though actual transactions has taken place at ₹10 lakhs, Anil wants to record this transaction in this book at ₹20 lakhs and Bimal wants to record this transaction in his books at ₹5 lakhs. But their accounts have told, but their accountants have told them that the transaction should be recorded at ₹10 lakh only based on some accounting principle, concept or convention which they do not remember। तो बच्चों पूरा क्वेश्चन ऐसा बता रहा है, अनिल ने 10 लाख रुपए में शॉप बिमल से खरीदी, अब अनिल को पता चला है मार्केट में उसकी 20 लाख रुपए वैल्यू हो गई, तो अनिल उसको 20 लाख में रिकॉर्ड करना चाहता है। बिमल को लग रहा है शॉप अनलकी है, तो बिमल ने उसको 10 लाख में भले बेची और उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए ही होनी चाहिए, तो बिमल उसको 5 लाख में रिकॉर्ड करना चाहता है। पर जो अकाउंटेंट्स है उसने बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताया और बोला कि इस प्रकार का कोई भी प्राइस चेंज आप नहीं कर सकते हो, हमेशा ट्रांजेक्शन को कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर आएगा, आपको देख के पता चल रहा है, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट this transaction should be recorded at ₹10 lakhs only in the books of both parties। तो दोनों पार्टीज की बुक में बच्चों कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो ट्रांजेक्शन में कॉस्ट प्राइस है वही प्राइस पे आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। Now we are taking question number 16, it should be remembered that every transaction recorded in the accounts affects at least two items and accounting system is designed so as to record dual effects of a transaction, यानी बच्चों बिजनेस में हर एक ट्रांजेक्शन की ड्यूअल इफेक्ट दी जाती है, hence accounting is called as a double entry system और double entry book keeping system। तो यहाँ तो बच्चों आपको क्वेश्चन के ऊपर से ही पता चल रहा है, हम कॉमर्स में जो भी अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम से करते हैं बच्चों। तो इसका आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल इफेक्ट या ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट इसे कहा जाता है। From this concept, every transaction recorded in the accounts affect at least two items. Accounting system is designed so as to record dual effects of a transactions. Hence, accounting is called as double entry system और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो बच्चों ये तो ऑलरेडी आपको पता है, तो पूरे ट्रांजेक्शन में डबल वर्ड आया तो आपको लिख देना है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 17, excellent quality management system of an entity is not reflected in its books of accounts even if such system
एनहेंस गुडविल ऑफ द एंटिटी। अब बच्चों अच्छा मैनेजमेंट या क्वालिटी हो वो बिजनेस के अकाउंट्स पे इफेक्ट नहीं करता है बच्चों। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इफेक्ट कर रहा है बच्चों? मनी मेजरमेंट। तो आपको सबको पता है बच्चों, जो भी अच्छी क्वालिटी है, स्किल्ड है, उसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, दैट इज उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। According to money measurement concept, excellent quality management system of entity is not reflected in the books of account even if such system enhance goodwill of the entity। तो बच्चों हमें मनी में जो बेस होता है वही अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, ये कॉन्सेप्ट हमें ऐसा समझा रहा है। Now we are taking question number 18. Advance received from a customer cannot be credited to sales account। बच्चों कोई कस्टमर ने आपको एडवांस दिया हो बच्चों, तो उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। रीजन, अभी बच्चों आपको एडवांस रिसीव, आपने बिजनेस का गुड्स बेचा नहीं है, तो इट इज कॉल्ड अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, यानी जब तक बच्चों सेल्स ना हो अक्रूवल बेस पे उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कैपिटल इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। बच्चों ये कॉन्सेप्ट तो आपको देख के ही पता चल रहा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कारण बिजनेस का ऑनर और बिजनेस को दोनों को अलग एंटिटी दी गई है, तो बिजनेस का ऑनर जो भी लेके आए इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल। तो बच्चों सेंटेंस में आपको आंसर में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लिख के सेंटेंस को कॉपी कर लेना है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कैपिटल इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बिजनेस एंटिटी। Now question number 21. Independent branch prepare its own trial balance separately। बच्चों आपको दिख ही रहा है इंडिपेंडेंट ब्रांच यानी अलग अस्तित्व, तो सेम बच्चों इसमें भी अप्लाई होगा। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंट ब्रांच प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस शीट, ओन ट्रायल बैलेंस शीट सेपरेटली, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन 21. ट्रायल बैलेंस टैलीज इफ एरिथमेटिकली एक्यूरेसी इज एंश्योर्ड। अगर बच्चों एरिथमेटिकल एक्यूरेसी हो तभी ट्रायल बैलेंस शीट टैली होता है, ऐसा कह सकते हैं। आंसर में बच्चों अकॉर्डिंग टू ड्यूअल इफेक्ट या फिर ड्यूअल एस्पेक्ट, ट्रायल बैलेंस टैलीज इफ एरिथमेटिकली एक्यूरेसी इज एंश्योर्ड। तो बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड कब इक्वल होती है? जब आपका मैथमेटिकली अकाउंट्स करेक्ट हो। इसमें भी बच्चों ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्यूअल इफेक्ट कॉन्सेप्ट कनेक्टेड है। तो ये हो गए बच्चों आपके 21 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, जिसमें से 2 या 4 क्वेश्चन आने के चांसेस 4 मार्क्स में बहुत ज्यादा है। तो बच्चों तीनों लेक्चर आराम से तैयार कीजिए। 3 लेक्चर में मैंने आपका पूरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड अजम्पशंस वाला टॉपिक रेडी किया है बच्चों। यहाँ तक रखते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.